सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जो कि अपने 20 अंक के होंगे मेन एग्जाम में। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो दोनों लेवल है उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपनी भावनाओं, विचारों, अनुभवों को स्वयं ने बताकर अन्य उद्दीपकों के माध्यम से व्यक्त करना कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को या अनुभवों को स्वयं खुद न बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से व्यक्त करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी में है अभिव्यक्ति। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा प्रक्षेपण। मतलब कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अपनी भावना को या अनुभवों को स्वयं खुद नहीं बताता है, बल्कि अन्य किसी उद्दीपक की सहायता से व्यक्त करता है, तो ये प्रक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण कहलाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का। एल.एस. पेरनोज ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में निम्न में से किस मानसिक मंदता का वर्णन नहीं किया है? तो देखो, एक पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक का नाम है अपने बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट। और इस पुस्तक की रचना करने वाले कौन थे? वो थे आपके एल.एस. पेरनोज। कौन थे? एल.एस. पेरनोज ने इस पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक में मानसिक मंदता के कुछ प्रकार है वो पेरनोज ने बताए थे। तो कौन सा मानसिक मंदता का प्रकार है वो इस पुस्तक में पेरनोज द्वारा बताया गया नहीं है, वो अपने को इसमें से बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मंगोलिज्म, क्रिएटिनिज्म, ऑप्शन बी में है माइक्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेली, ऑप्शन सी में है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और ऑप्शन डी में है माइक्रोसिफेली और मंगोलिज्म। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। देखो, ये आनुवंशिक रोग है। ये जो टर्नर सिंड्रोम और जो डाउन सिंड्रोम होता है वो जेनेटिक डिजीज होती है, आगे बात समझ में, और गुणसूत्रों से संबंधित है ना। इनका वैसे मंदता से कोई लेना देना नहीं है या साइकोलॉजिकल बीमारियां नहीं है। अब इनमें अगर अपन बात करें तो पेरनोज ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में एक तो 4 महत्वपूर्ण मानसिक मंदता संबंधी रोगों का वर्णन किया था। तो वो 4 कौन कौन से? एक तो था मंगोलिज्म, एक था क्रिएटिनिज्म, एक था माइक्रोसिफेली और एक था हाइड्रोसिफेली। तो ये 4 रोगों के बारे में पेरनोज ने बताया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का। बीजकोष की निरंतरता का संबंध है, मतलब बीजकोष की निरंतरता का जो नियम है या जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम के सिद्धांत से, ऑप्शन सी बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत से, और ऑप्शन डी में है सृजनात्मकता के मापन से। तो देखो, बीजकोष की जो निरंतरता का जो सिद्धांत है वो अपने वंशानुक्रम का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत है ना। वंशानुक्रम के जो सिद्धांत है ना, आनुवंशिकता का नियम है, बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत है, तो ये सब है वो वंशानुक्रम के सिद्धांत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपना। मोहित की बुद्धि रोहन की बुद्धि से अच्छी है, जिसके मुख्य कारण है। मतलब मोहित एक लड़का है जिसकी बुद्धि रोहन से अच्छी मानी जाती है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी व्यक्ति के निजी प्रयास, और ऑप्शन डी में ए एवं बी दोनों। तो देखो, बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो एक तो वातावरण जन्य होते हैं। ठीक है, ठीक है, यदि अच्छा वातावरण मिलेगा तो बौद्धिक विकास अच्छा होगा। और एक है आनुवंशिकता, है ना, जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवंशिकता है वो भी बुद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला 5वां प्रश्न है। बुद्धि परीक्षा के लिए फार्म बोर्ड परीक्षण सर्वप्रथम किसने निर्मित किया? मतलब बुद्धि परीक्षण के लिए एक फार्म बोर्ड परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो ये फार्म बोर्ड परीक्षण है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी केटल, ऑप्शन सी साइमन, और ऑप्शन डी में सेंगुइन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी सेंगुइन। सेंगुइन ने फार्म बोर्ड परीक्षण है उसका निर्माण है वो किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है आज का।
निम्न में से कौन सा मेल नहीं है? मेल का मतलब जो सुमेलित नहीं, मेल का मतलब हो गया जो सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वो स्वयं अपने में रहना, बिल्कुल सही लग रहा है ना? सही है ना? जो अंतर्मुखी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में ही मस्त रहता है, ठीक है, तो ये सही है। ऑप्शन बी में प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पे डालना, बिल्कुल सही बात है ना? प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? अपनी गलती को दूसरों पे डालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही क्या बोलते हैं अपन? प्रक्षेपण बोलते हैं। और ऑप्शन सी में युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। नहीं, युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पे उतारना वो तो एक प्रकार से विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, युक्तिकरण नहीं होगा, ठीक है। और अगला है आपके प्रतिगमन। प्रतिगमन है पुरानी आदतों में लौटना, है ना? बिल्कुल सही है, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, युक्तिकरण। अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना ये विस्थापन होगा, जबकि युक्तिकरण को अपन और किस नाम से जानते हैं? तर्क संगतीकरण के नाम से भी जानते हैं ना? तर्क संगतीकरण इसके नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है औचित्य स्थापन, है ना? औचित्य स्थापन के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें व्यक्ति क्या है कि अपनी जो कमजोरी होती है उसको छुपाता है या कोई बहाना बहाना बना लेता है। जैसे बात करें, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि अंगूर खट्टे, जैसे वो लोमड़ी वाली बात है, अंगूर खट्टे है, क्योंकि लोमड़ी अंगूर तक पहुंच नहीं पाई, नहीं पहुंचने के कारण उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे, इसको कौन खाएगा? आगे बात में तो कमजोरी तो उसकी थी ना, है ना? तो ये होता है युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन का मतलब है कि कोई उचित कारण बता दिया जाता अपनी असफलता के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, और सूचना यह है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जुड़ने का आपको फायदा ये होगा कि वहां पर हर सब्जेक्ट के आपको एक निश्चित शेड्यूल के तहत रोज क्विज मिलता है। क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो और साथ ही साथ बेटर भी बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 7वां प्रश्न है अपना, भारत में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थान मनोविज्ञान विभाग ने निम्न विधि का विकास किया है। मतलब भारत में जो केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थान मनोविज्ञान विभाग है उसने किस विधि का है वो निर्माण किया है? ऑप्शन ए सीएटी, ऑप्शन बी एससीटी, ऑप्शन सी टीएटी और ऑप्शन डी में आईबीटी। तो देखो ये जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व संबंधी परीक्षण है ना? सीएटी, एससीटी, टीएटी और आईबीटी, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इन परीक्षणों में से जो केंद्रीय शैक्षिक व्यावसायिक संस्थान मनोविज्ञान विभाग है उसने किसका विकास किया था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी एससीटी, है ना? सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या हो जाएगा? वाक्य पूर्ति परीक्षण है, इसका निर्माण है वो किया था। आगे बात समझ में? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है अपना, कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग लाना, यह अधिगम का स्थानांतरण है। मतलब कक्षा में सीखी गई कोई सी भी बात है वो अगर अपन दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, जैसे मान लिया कि हम स्कूल में जोड़ भाग की गुणा भाग सीखते हैं, अब अपन दैनिक जीवन में बाजार में जाते हैं, है ना? तो सामान खरीदे मार्केट से, दुकान से, तो उसका अपन उपयोग करते हैं जोड़ भाग की गुणा भाग का। तो इस प्रकार का जो अधिगम स्थानांतरण है वो कैसा है या किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एक पक्षीय, ऑप्शन बी द्विपक्षीय, ऑप्शन सी कर्मिक और ऑप्शन डी में ऊर्ध्वाधर। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा अपने ऑप्शन ए एक पक्षीय, इसको अपन एक पक्षीय कहेंगे। अब देखो द्विपक्षीय की अगर अपन बात करें तो द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण किसको बोलते हैं? हमारे शरीर के अंगों में होता है ना, जो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उन अंगों में होता है। जैसे दाएं हाथ से सीखा हुआ भाग वो बाएं हाथ से चीजों को सीखने में मदद करता है ना? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय बोलते हैं, है ना? मतलब शरीर के दाहिने भाग में सीखा गया कार्य वो बाएं हाथ में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विपक्षीय बोलेंगे। और कर्मिक का मतलब क्या हुआ? कर्मिक का मतलब होता है क्रम से। किससे मतलब होता है? क्रम से। मतलब ये हुआ कि क्रम में सीखी गई बात है। किसमें? क्रम में सीखी गई बात है। जैसे मान लिया कि जोड़ आपने सीखी है, ठीक है, तो जोड़ सीखने का ज्ञान है वो गुणा में काम में आता है, क्योंकि गुणा में भी लास्ट में क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं कर्मिक स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? कर्मिक स्थानांतरण। और अगला ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण
को अपन किस उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे मान लिया कि अपन बात करें कि किसी व्यक्ति ने जोड़ने या मान लिया कि घटाने का ज्ञान है। अब इस ज्ञान का उपयोग वो उच्चतर समस्याओं में करता है ना, बड़ी समस्याओं में, उच्चतर समस्याओं में इन जोड़ बाकी गुणा भाग का उपयोग वो करता है, तो वो कहलाएगा आपके ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। आगे बात समझ। तो ये जो अपने प्रश्न में था, ये तो अपने किस प्रकार का था? ये एक पक्षीय स्थानांतरण का उदाहरण था। ठीक है, अगले 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, फ्राइड की मदद से किसने 1911 में इंटरनेशनल साइको एनालिटिक संगठन की स्थापना की थी? मतलब सिगमंड फ्राइड के सहयोग से 1911 में किस मनोवैज्ञानिक ने इंटरनेशनल साइको एनालिटिक संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वुल्फगैंग कोहलर, ऑप्शन बी कार्ल युंग, ऑप्शन सी कर्ट लेविन और ऑप्शन डी में कुर्ट कॉफका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी कार्ल युंग। कार्ल युंग ने इसकी स्थापना की थी। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है अपना, भय, क्रोध, प्रेम आदि इत्यादि की उचित मात्रा में अभिव्यक्ति व्यक्ति किसकी सहायता से करता है? मतलब व्यक्ति को कब भय का प्रदर्शन करना होता है, या कब क्रोध का प्रदर्शन करना होता है, कब प्रेम का प्रदर्शन करना होता है। तो इत्यादि की उचित मात्रा, मतलब क्रोध भी करना है तो कितना करना है ना, उसकी क्या लिमिट है? बच्चा है तो बच्चे के लिए क्रोध कितना, बड़ा है तो, या किस गलती के हिसाब से कितना क्रोध करना चाहिए, इन सब की जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति करने में कौन सहायक है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि, ऑप्शन बी में संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी विचाराभिव्यक्ति और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि होगा, क्योंकि संवेगों को भय क्या एक संवेग है, क्रोध संवेग है, प्रेम क्या संवेग है, तो ये सब संवेग है और इन संवेगों का कंट्रोल करना संवेगात्मक बुद्धि का कार्य है। किसका कार्य है? संवेगात्मक बुद्धि यहाँ पे काम करेगी। आगे बात समझ में। तो ये थे आज के 10 टॉप प्रश्न। ठीक है, और क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक नई क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।